तो उसके बाद कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन CMV होता है। ये लिख लिया। अब इधर प्लीज 1-2 मिनट आप लोग फोकस करेंगे, दैट विल बी वेरी क्लियर। देखें, फ्रंट में जो बोन होता है चेस्ट में, उसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। देखें, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, दिस फॉर एग्जांपल स्टर्नम बोन, स्टर्नम के दोनों साइड पे रिब्स है कि नहीं? दीज आर फॉर एग्जांपल रिब्स। और स्टर्नम के आखिर में ये डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम स्ट्रेट होते हैं कि डोम शेप? डोम शेप। एक्सीलेंट। दिस डायफ्राम, डायफ्राम इज ए चीफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है। अब अगर ये स्टर्नम है मिड में, तो इसका एक लेफ्ट साइड डायफ्राम है और एक राइट साइड। गॉल ब्लैडर किस साइड पे होता है? राइट साइड पे। तो हम इस साइड को फोकस करेंगे। अब देखिए, ये जनाब लीवर है इस तरह, और लीवर के 2 लोब है, और इसके साथ ये चीज़ क्या चीज़ अटैच है? गॉल ब्लैडर। समझ गए कि नहीं? ऐसा करते हैं कि नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल, सुन लें, नॉर्मल बंदे की इस राइट साइड पे मैं यहाँ पे एक फिंगर रखता हूँ, और इस फिंगर को मैं थोड़ा सा किसकी तरफ पुश करता हूँ? अपवर्ड। और फिर उस पेशेंट को मैं बताऊंगा कि आप लंबी सांस ले लें, लेकिन पेशेंट को लेटाना होगा। क्लियर है कि नहीं? पेशेंट लेटा हुआ है स्ट्रेचर पे, इसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। कौन सा? सुपाइन। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, हम यहाँ पे हाथ रखेंगे और पेशेंट को बताएंगे कि लंबी सांस ले ले। जब वो सांस लेगा इस तरह, तो उसकी चेस्ट जो है एक्सपांड हो जाएगी, तो उसका डायफ्राम किधर जाएगा? नीचे। तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा और मैं यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करूंगा, मेरी कोशिश ये है कि हम इस गॉल ब्लैडर को किसके साथ टच करें? डायफ्राम। लेकिन आप जितना भी यहाँ पे जोर लगाए और जितना बंदा लंबी सांस ले ले, जब तक डायफ्राम नॉर्मल है, तो ये दोनों आपस में टच नहीं होते। बात समझ गए? लेकिन अब अगर एक पेशेंट है, उसको कोलिसिस्टाइटिस है। क्या चीज है? कोलिसिस्टाइटिस। व्हाट इज मीन बाय कोलिसिस्टाइटिस? वेरी गुड। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है, तो उसका गॉल ब्लैडर साइज इतना होगा कि स्वलन होगा। स्वलन, ये तो साइज में बढ़ चुका होगा। फिर इसी बंदे को अगर हम यहाँ पे जोर दे, तो गॉल ब्लैडर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जब वो लंबी सांस लेगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा। तो स्वलन गॉल ब्लैडर की जो बॉर्डर है वो किसके साथ टच होगा? डायफ्राम, एंड दैट विल क्रिएट इंटेंस पेन। इस वजह से बंदे को क्या होगा? पेन। और उस पेन की वजह से अपनी सांस को क्या करेगा? होल्ड करेगा, बिकॉज ऑफ इंटेंस पेन, एंड दिस साइन इज कॉल्ड मर्फी साइन। क्लियर है कि नहीं? अब सुन ले, आस्क द पेशेंट टू टेक deep breath and press the right upper quadrant in which position? Upward. The patient will hold the breath because of pain when the swollen gallbladder touch the diaphragm. This called Murphy sign. Clear है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है, उसकी यहाँ पे हाथ हम रखें, उसको अपवर्ड पोजीशन में प्रेस करें और उसको कोई लंबी सांस ले, लंबी सांस लेने से अगर उसको कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन नहीं है। और अगर इसकी यहाँ पे हाथ रखने से वो लंबी सांस ले और इसकी स्वलन गॉल ब्लैडर डायफ्राम को टच करे और वो इस तरह एक आवाज निकाले कि मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब इसका गॉल ब्लैडर पहले से इन्फ्लेम्ड है, एंड दैट इज अ साइन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस व्हिच इज नोन एज मर्फी साइन। क्लियर है कि नहीं? अब लेके इन्वेस्टिगेशन, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन क्या है? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन? शाबाश। अगर किसी को फीवर है या बुखार है या इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले उसकी हम ब्लड CP करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड CP, जिसको हम CBC कह सकते हैं कि नहीं? CBC मीन कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो ब्लड CP हम करते, तो उसमें WBC क्या होंगे? इंक्रीज, क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर हमेशा देयर इज रेज WBC, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल। किसकी बात हो रही है? न्यूट्रोफिल। फिर इसके बाद अगर मर्फी साइन भी है, WBC भी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट हम कंफर्म करेंगे कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। उसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड करना है। क्या करना है? अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे लेके USG अल्ट्रासाउंड, इट विल शो स्वलन गॉल ब्लैडर। ये हमें क्या बताएगा? स्वलन गॉल ब्लैडर बताएगा। हमें ये बताएगा अल्ट्रासाउंड कि गॉल ब्लैडर की जनाब स्वेलिंग हुई है, और स्वेलिंग की वजह से ये सारे के सारे मसले आए हैं। ठीक है, अब लेके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने पेशेंट को क्या बताना है? नंबर 1, पेशेंट स्ट्रेस में है, पेशेंट एक टेंशन में है, इरिटेबिलिटी में है, पेशेंट को बताए कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, कि पानी का इस्तेमाल क्या करे? ज़्यादा करे, ताकि उससे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उससे पसीना भी गया है, स्वेटिंग भी गई है, तो डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए और पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक का बताएंगे। पेशेंट को पेन है कि नहीं, उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। क्या देंगे? एनाल्जेसिक्स। पेन किलर देंगे। नेप्रोक्सिन का नाम सुना है कि नहीं? ये भी दे सकते हैं। ठीक है,
डिक्लोफेनिक सोडियम या डिक्लोफेनिक पोटाशियम भी दे सकते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम का मतलब क्या है, एनीवन? हाँ, ओके, नेक्स्ट कौन? वेरी गुड। अगर एक पेशेंट है, देखे कुछ मेडिसिन होती है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, एक को कहते हैं डिक्लोफेनिक पोटाशियम और एक को क्या कहते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम। ये सबको पता है कि सोडियम जिस चीज़ के अंदर होता है वो बीपी को रेस करता है। अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है घर में, उसका बीपी पहले से ज़्यादा है, उसको जोड़ों में दर्द भी है, तो आप उसको डिक्लोफेनिक सोडियम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, उसकी बीपी मजीद बढ़ेगी। द बेस्ट मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट टू डिक्रीज पेन डिक्लोफेनिक पोटाशियम है। लेकिन जिसका बीपी कम है और उसको पेन है तो डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। ठीक है, ये पॉइंट वेरी गुड इंपॉर्टेंट है। अब उसमें हम बाद में जाएंगे, एनर्जेटिक देंगे ताकि पेन को कम कर सके। दूसरी पॉइंट, इस बंदे को फीवर है कि नहीं, इसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल, पेनाडॉल देते हैं सिंपल। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मीन असल में इंक्रीज टेम्परेचर देन द यूजुअल इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया, और हाइपरथर्मिया को फीवर भी कहते हैं, और फीवर का दूसरा नाम पायरेक्शिया है। तो पायरेक्शिया को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं, और साथ में जनाब अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये चीज़ें हम देंगे, एंड एंटीबायोटिक में फॉर एग्जांपल लीफ्लॉक्स देते हैं ज़्यादा, कहते हैं लीफ्लॉक्स टैबलेट देते हैं 500 मिलीग्राम, और लीफ्लॉक्स इज लीवोफ्लॉक्सिसिन। ये क्या है, लीवोफ्लॉक्सिसिन, एंड दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये एक ही वक्त में ज़्यादा बैक्टीरिया को किल कर सकती है। ठीक है, अब ये सारा का सारा ट्रीटमेंट राउंड अबाउट हम कितने दिन तक देंगे, 10 डेज। 10 दिन के बाद, सुन ले, 10 दिन के बाद अगर बंदा कहे कि अभी मुझे दर्द नहीं है, उसका बुखार भी जनाब नीचे आ चुका है, और दूसरी बात उसको जनाब अब इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन स्वेलिंग तो कम हो गई ना, फिर अल्ट्रासाउंड करे। अब 85% लोगों में ये स्वेलिंग क्यों हुई थी कि उन लोगों को पहले से गॉल ब्लैडर में क्या थे, स्टोन थे। क्या थे, स्टोन। जिस बंदे को बुखार है, जिस बंदे को दर्द है, उसी हालत में हम ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक शुगर कंट्रोल ना हो, जब तक बीपी कंट्रोल ना हो, जब तक ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, जब तक टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, तब तक हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये ट्रीटमेंट हम पेशेंट को इसलिए देते हैं कि पेशेंट को स्टेबलाइज करें। क्या करें, स्टेबलाइज। और अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पहले से क्या पड़े हैं, स्टोन, तो स्टेबलाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट हल ये है कि गॉल ब्लैडर को क्या करे, रिमूव। तो लेकिन कोलिसिस्टेक्टोमी हम आखिर में क्या करेंगे, कोली। लेकिन 15% लोगों में इन्फ्लेमेशन का वजह स्टोन नहीं है। अगर स्टोन नहीं था तो एज इट इज गॉल ब्लैडर को छोड़ेंगे। लेकिन 85% लोगों में चाहे कोलिलिथिएसिस हो, चाहे कोलिसिस्टाइटिस हो, दोनों का एंड ट्रीटमेंट जो है वो रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर है, व्हिच इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी। क्लियर है? सो दिस व्हाट द थिंग्स यू पीपल शुड नो फॉर गॉल ब्लैडर। कल से इंशाल्लाह कॉमन बाइल डक्ट की तरफ जाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियास। फिर इसके बाद फार्मा है 2 दिन, फिर न्यू सिस्टम पे इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। एंडोक्राइन सिस्टम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। समझ गए आज के टॉपिक्स के नहीं? ओके जी।